Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to revise the chapter of assessment and audit under GST. Okay, there are two parts of this chapter. The first one being assessment and second one is the audit under GST. Clear है? So इस चैप्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया. पहले हम असेसमेंट पूरा समझेंगे एंड उसके बाद हम ऑडिट्स की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू learn and understand the types of audit under GST. So as far as assessment is concerned, there are basically 5 types of assessment in GST. Okay, the first one being self-assessment. First one, that is section 59. So these topics range from section 59 to section 64 of CGST Act. Okay, assessment and audit is covered under section 65, 66 and section 35 read with section 44. All these sections belong to the Act, CGST Act. Okay, clear? IGST Act नहीं, CGST Act है. So let us understand the meaning of assessment under GST and the types of assessment in GST. Let us come to the charts. Okay, सबसे पहले ना यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट दिया हुआ है, लेकिन हम रीड करने के टाइम पर सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट रीड करेंगे, सेक्शन नंबर वाइज रीड करेंगे. क्लियर है? सेल्फ असेसमेंट. नाउ द मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कमिंग आउट फ्रॉम these words only. Self assessment. What do you mean by assessment? Assessment means to assess. To assess means to determine. क्या डिटरमाइन करना आपको. ठीक है, असेसमेंट मतलब क्या, आपको डिटर्मिनेशन करना है. किसका डिटर्मिनेशन करना है? टैक्स लायबिलिटी का. किसका डिटर्मिनेशन करना है? टैक्स लायबिलिटी का, आईटीसी का, रिफंड का. ठीक है, जो कुछ भी आपका टैक्स पेएबल है, आईटीसी कितना लेना है, रिफंड कितना क्लेम करना है, दिस ऑल इज कॉल्ड एज असेसमेंट. आप असेसमेंट करते हो कि आपको कितना लायबिलिटी आएगा. ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट इज सेल्फ असेसमेंट. मतलब आपको खुद को ही असेस करना है कि आपको कितना लायबिलिटी का पेमेंट करना है. आपको खुद को ही असेस करना है कि कितने आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो. ठीक है, अभी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं रुकता है, ऑब्वियस सी बात है. अगर गवर्नमेंट ने आपको पावर दे दिया कि यस यू कैन असेस, तो आप लोग क्या करोगे? हमेशा ज़्यादा ही क्लेम करोगे आईटीसी, हमेशा कम टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करोगे. ठीक है, काफ़ी लोग होंगे जेन्युइन भी होंगे, काफ़ी फ्रॉड भी होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ना फ्रॉड वालों को एक एंट्री मिल जाता है अगर गवर्नमेंट अलाउस ओनली एंड ओनली सेल्फ असेसमेंट, खाली सेल्फ असेसमेंट, बाकी कुछ है ही नहीं जीएसटी में. तो क्या लॉ आगे बढ़ सकता है? आंसर इज नो. गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इट कैन हैपन दैट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू मे बी स्टॉप्ड. ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेल्फ असेसमेंट आप कर लो, फॉर टाइम बीइंग सेल्फ असेसमेंट आप कर लो, बट देन देर इज अ पावर विथ गवर्नमेंट टू असेस योर टैक्सेस. ओके, गवर्नमेंट आपके टैक्सेस को असेस कर सकता है, आपके आईटीसी को असेस कर सकता है, आपके रिटर्न्स को स्क्रूटिनाइज कर सकता है. देर आर मेनी अदर असेसमेंट्स अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल, दैट इज फॉर टैक्स अथॉरिटीज. So let us start with the first type of assessment, that is self assessment. Assessment का मीनिंग क्लियर है? To determine tax liability, to determine ITC, to determine refund and any other compliances. Okay, every registered person would be required to assess his tax dues. सब लोग को खुद के टैक्स लायबिलिटी को असेस करने का सबसे पहला काम है. ठीक है, मंथ एंड हुआ, एग्जाम्पल मार्च महीना चालू है. ठीक है, मार्च महीना खत्म होगा तो आपको 20 अप्रैल तक GSTR 3B फाइल करना है. समझ में आ रहा है? तो 3B में आपको टैक्स कितना भरना है ये आपको खुद को असेस करना है. ठीक है, सो द क्लाइंट्स, दैट इज कंपनीज, अपॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फाइल GSTR 3B. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट असेसेस हिज टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, क्लाइंट दैट इज कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही असेस कर रहा है. So every registered person would required to assess his tax dues in accordance with the provision and pay the same as per section 39, that is GSTR 3 और GSTR 3B. उसमें आपको टैक्स का पेमेंट करना है, आईटीसी का क्लेम बताना है. ठीक है, ये सब आपको GSTR 3B में करना है. नेक्स्ट इज, अगर आपने कुछ चीज़ें गलत असेस कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने असेस किया मेरा लायबिलिटी 10 है, पर बाद में पता चला कि मेरा लायबिलिटी 12 होना चाहिए. ठीक है, तो जो 2 रुपये का मेरे को रेक्टिफिकेशन करना है, दैट रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल टिल द मंथ ऑफ सितंबर रिटर्न. ठीक है, सितंबर महीने का रिटर्न जाने तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ और फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. क्लियर है? सितंबर इज ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ओके, एग्जाम्पल 1920 का कुछ मिस्टेक था. ओके, सो आई कैन रेक्टिफाई इट अप टू सितंबर 2020 और
एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स एनुअल रिटर्न के बाद कोई भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हो अगर सेल्फ असेसमेंट में मिस्टेक हो जाती है तो। क्लियर है? हियर वी कंप्लीट विद द provisions of self assessment. Now a very important provision from exam perspective, okay, that is provisional assessment, final assessment. अब ध्यान देना प्रोविजनल असेसमेंट होता क्या है एंड कब अप्लाई करना है आपको। अब प्रोविजनल असेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, प्रोविजनल मतलब हाल फिलहाल, अभी के लिए आई एम अनेबल टू डिटरमाइन, that is the registered taxpayer is unable to determine value of supply or rate of tax. ध्यान देना, वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सप्लाई किया है पर मुझे उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे उसका हम डिराइव करें उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। या तो फिर मुझे रेट ऑफ टैक्स नहीं समझ रहा है। रेट ऑफ टैक्स कब नहीं समझेगा आपको? जब आपको क्लासिफिकेशन नहीं समझ रहा है, ठीक है। आपका गुड्स कौन से क्लासिफिकेशन दैट इज HSN या SSE में आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, या तो फिर आपको कोई एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इन दिस केसेस यू आर अनेबल टू डिटरमाइन रेट ऑफ टैक्स, ओके। सो इन दिस टू केसेस दैट इज अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ और अनेबल टू डिटरमाइन रेट ऑफ टैक्स, इन दिस केसेस यू कैन गो टू प्रॉपर ऑफिसर बाय टेलिंग हिम प्लीज प्रोविजनली असेस माई लायबिलिटी, ठीक है। प्रोविजनली मेरा लायबिलिटी आप असेस करो, ठीक है। आप प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, उसके बाद आप आराम से फाइनल असेसमेंट भी करना, यू कैरी ऑन द फाइनल असेसमेंट एज वेल, ओके। बट प्रोविजनली प्लीज लेट मी नो हाउ मच आई एम गोइंग टू पे, ठीक है। मेरे को कितना भरना है ये आप प्रोविजनली मुझे बता दो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजनल असेसमेंट. So in provisional assessment, the important point to be remembered is this assessment is always and always initiated by a taxable person, initiated by a registered person, ठीक है। मतलब मैं खुद होकर के जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो टू प्रॉपर ऑफिसर कि प्लीज assess my liability on provisional basis, and then whenever the final liability will be coming, ठीक है, at that time I am going to pay the differential liability or else you give me refund, okay, along with interest as per provisions applicable. We will be learning that provisions, okay. So first of all let us understand the procedure to apply for provisional assessment. See, first one, taxable person applies. मैंने अप्लाई किया, ठीक है, मैंने अप्लाई किया प्रॉपर ऑफिसर को विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है मुझे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज मैंने क्या अप्लाई किया उसको, व्हाट इज अवर वर्क ऑर्डर, ठीक है, मेरे को क्या काम मिला था, व्हाट वर्क आई हैव रिसीव्ड टू सप्लाई, ठीक है, मेरे को क्या काम देना है, व्हाट सप्लाई ऑफ सर्विस आई एम गोइंग टू डू, दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू द ऑफिसर, ओके, with proper reasoning and supporting documents, and will pay tax on provisional basis, ठीक है, on the basis of provisional assessment order. So proper officer is required to issue a provisional assessment order, okay. Provisional assessment order में लिखा होगा कि this is your value of supply determined by proper officer provisionally, this is the rate of tax which is determined provisionally, you are required to pay this, okay. So this provisional assessment order is required to be issued by the proper officer within 90 days of receipt of application. Within 90 days of receipt of application, proper officer will be passing the order, that is provisional assessment order. I hope this is clear now, okay. 90 days में provisional assessment order pass करना है, clear है। provisional assessment order जब भी टैक्स पेयर को मिलेगा, ठीक है, उस दिन से 6 महीने के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। I hope this is clear. First is 90 days for passing provisional assessment order. Then within 6 months from the communication of provisional assessment order, he has to issue final assessment order. I hope this is clear, okay. So in final assessment order there can be two different possibilities, that is tax actually payable was higher than provisionally determined, or tax actually payable was lesser than what provisionally determined, okay. So in these two cases there are interest payable or interest refundable, which we are learning in few minutes, okay.
Next one, let us understand this in detail. Provisional proper officer will be passing provisional assessment order to pay tax on the provisional basis. Okay. Proper officer will pass final assessment order finalizing the value of supply and rate of tax. Joint commissioner and assistant commissioner can extend the time limit for passing final assessment order by further 6 months, and commissioner can extend by further 4 years. Okay. So JC and AC can extend this 6 months, you can see, by further 6 months. Okay. Or if commissioner wishes, then commissioner can extend this 6 months up to 4 years. I hope this is clear. Okay. So time limit to finalize the assessment can be increased by appropriate authorities in appropriate time. Clear? So let us recap this. In 90 days, you have, that is, proper officer has to pass provisional assessment order. Okay. And within the communication of within 6 months from the communication of provisional assessment order, the proper officer is required to pass final assessment order. These 6 months can be extended by further 6 months by JCAC or by commissioner to the tune of 4 years. Okay, not more than 4 years. Clear? Now let us understand the interest portion. Important point. Now as I said to you that there can be two different possibilities. दो possibilities हो सकता है. पहला possibility, प्रोविजनली आपने कम पे किया, फाइनल असेसमेंट में ज़्यादा भरना आया. क्लियर है? सेकंड पॉसिबिलिटी, प्रोविजनली आपने ज़्यादा पेमेंट किया पर फाइनल लायबिलिटी जब ऑफिसर ने निकाला तब कम निकाला. क्लियर है? तो इन दोनों केसेस में इंटरेस्ट की क्या सिनेरियोस होंगे, क्या कैलकुलेशन होगा, समझते हैं. पेएबल बाय असेसी. ठीक है, पेएबल बाय असेसी मीन्स provisional assessment is lesser than final assessment. Okay. First day after due date of payment of tax under provisional assessment. Very important point. For example, I have supplied goods in the month of January. However, I am unable to determine the value of supply. So I have applied in the month of January. Okay. For provisional assessment. Okay. So since this belongs to the January month, the interest on this liability, that is extra liability determined in final assessment, will begin from first day after due date of payment of tax. So what is the payment of tax due date for January? It is 20th. So it will be beginning from 21st of February. 21st of February. Okay. So from 21st of February till the date on which tax was actually paid by me. Okay, actual payment. For this period, I am going to pay interest on the differential liability which is arising from the final assessment order. And what will be the rate of interest? The rate of interest will be 18% per annum. 18% per annum. I hope this is clear. Okay. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चेक करना है, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए हमने कब अप्लाई किया. ठीक है, जो भी मंथ में हमने अप्लाई किया है उस मंथ से नेक्स्ट आपको 21st कैलकुलेट करना है. क्लियर है? नेक्स्ट 21st, दैट इज जनवरी है तो 21st फरवरी, मार्च है तो 21st अप्रैल. ठीक है, इस तरीके से आपका स्टार्ट होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन. एंड कब तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है? इंटरेस्ट का पेमेंट आपको तब तक करना है जब तक आप एक्चुअली टैक्स का पेमेंट नहीं कर देते. जब तक आप एक्चुअली टैक्स का पेमेंट नहीं कर देते. रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 18% पर एनम. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. नेक्स्ट वन इज रिफंडेबल टू असेसी. Next one is refundable to assessee. ठीक है, so in this case you have paid more in the provisional assessment and in final assessment the liability was reduced. Okay, for example you paid provisionally rupees 100 but in final assessment it came down to 90 rupees. So 10 rupees government is required to pay you back. Okay, so in case of this, that is government is going to pay you, the government should pay within 60 days from the application date. Very important point. Not 60 days from the provisional assessment. 60 days will be counted from application of refund. Okay, in section 54 we have studied that we have to apply for refund within 2 years from relevant date. Okay, so whenever you are going to apply for this refund, okay, for example I am applying for refund on 1st October 2021. Okay, I am applying for refund. However, the provisional assessment, that is finalized assessment order, passed on say 15th September 2021. Okay,
on 15 September final assessment order is passed, okay, but I have applied for refund on 1st October 2021, okay. So the interest portion will be starting from 61st day 61st day from which date? 15 September or 1st October? Answer is 1st October. Why? Because if government is not paying you within 60 days of application date, then only interest will be payable by government, otherwise not. Clear? Okay, so the finalized assessment order date is irrelevant for this 60 days computation. Okay, for this 60 days you have to check the application for refund date, very important. ICI can trick you in this area. Okay, 61st day from date of application for refund, not final assessment order. Okay, not final assessment order, very important. And till when the interest will be accrued? Till the date when government is actually paying you. And what will be the interest rate? Interest rate would be 6% per annum. 6% per annum. Okay, clear? Now let us understand few important points for this section. Determination of value of supply would here include transaction value for payment of tax. Okay, if you are facing difficulty in say determining transaction value for payment of tax, then you can go for provisional assessment. Now one important question here arises that if I am unable to determine value of supply, shall I go for provisional assessment or shall I go for advance ruling? I hope you can understand. In advance ruling, what we do, we if I am not sure that what is the time of supply or what is the value of supply, then I go for advance ruling. Clear? And in provisional assessment also, are you feeling this is similar? Okay, but this is not the case. Provisional assessment is not a substitute to advance ruling. Okay, nor advance ruling is a substitute to provisional assessment. In case of advance ruling, registered person or unregistered person both can apply, but in case of provisional assessment, taxable person who has undertaken the transaction will be applying. Okay, so these are both different cases, so you have to go for provisional assessment if you are unable to determine value of supply, okay, or rate of tax. Further, the determination of rate of tax would include applicability of exemption notification or classification of goods or services. If you are unable to classify your goods or services, or you are unable to interpret the exemption notification, you can go for provisional assessment. Okay, provisional assessment can only be done by proper officer for specified purposes. What are those specified purposes? Value of supply and rate of tax. Okay, not for time of supply, not for place of supply. Okay, provisional assessment order so passed by proper officer would also indicate the amount for which bond has to be executed. Okay, so provisional assessment order would indicate the amount of which bond has to be executed by you. Why government is executing bond from you? Because government को ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप लोग टैक्स का पेमेंट करोगे. अगर डिफरेंशियल ज़्यादा आता है तो आप लोग पेमेंट करोगे, इसका कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को चाहिए. सो यू विल बी साइनिंग अ बॉन्ड दैट येस आई एम गोइंग टू पे इट. एंड ये बॉन्ड के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी फर्निश करना पड़ेगा, एंड दैट सिक्योरिटी वैल्यू will not exceed 25% of the bond amount which is indicated in the notice itself. Okay, clear? On conclusion of final assessment order, the applicant can file an application for release of security. ठीक है, जो भी सिक्योरिटी आपने फर्निश किया है उसके रिलीज के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एंड एप्लीकेशन के 7 दिन में गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी को रिलीज कर देगा. क्लियर है? ओके. रिफंड एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द क्लेमिंग रिफंड बिटवीन टैक्स. ये हमने ऑलरेडी देख लिया. क्लियर? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ. Let us do one sum on the provisional assessment. See, this chapter is asked frequently for basically 5 marks, and यहाँ पर हर जगह पर एक ही क्वेश्चन है, provisional assessment, final assessment, provisional assessment, final assessment. Question number 4. Kulbhushan and Sons. Kulbhushan and Sons has entered into a contract to supply 2 consignments. Okay, there are 2 consignments.
However, since it is unable to determine value of supply of goods, it applies for payment of tax on a provisional basis. Okay, so Kulbhushan and Sons are going for provisional assessment. Clear? So Assistant Commissioner of Central Tax issues an order allowing payment of provisional assessment, indicating something value. Okay, Kulbhushan and Sons complies with the same and supplies both the consignments of goods on 25/1 and uh, okay, so both the consignments are dispatched on this date, 25th January. Clear? Thereafter paying taxes on provisional basis on 19th February. Okay, provisional tax is paid within the time limit. Okay, so before 20th February you have to pay, and he has paid at 19th February. Clear? So it is on time. Consequent to final assessment, that is after final assessment, 1,80,000 becomes due on first consignment. Okay, means in case of first consignment, provisional assessment was lesser than final assessment. Okay, so you are required to pay 1,80,000, that is Kulbhushan is required to pay 1,80,000 to the government, whereas a tax of rupees 4,20,000 becomes refundable on second assessment, second consignment. Okay, so in case of second consignment, government is going to refund to Kulbhushan and Sons rupees 4,20,000. Okay, so within how much time this 4,20,000 shall be refundable? Within 60 days. From which date? From which date? Come on, from application date. Okay, application filing date. Clear? Not final assessment order date. Kulbhushan and Sons pays taxes due on first consignment on 9th April. 9th April को वो लोग पेमेंट करते हैं and applies for refund of tax on the same day. Means on 9th April, Kulbhushan and Sons applied for refund of this rupees 4,20,000. The refund was actually paid on 5/6/2000 something. Okay, so in our first case, that is payable case, the interest will be starting from which date? 21st February. Okay, 21st February up to which date? Date of payment of tax, that is 9th April. I hope this is clear. Okay, in second case, first you have to check whether refund is given within 60 days or not. Okay, so when it was refundable on 21/3. Okay, but I have to check application date, that is 9th April. So from 9th April you have to count 60 days. It comes to, see, 30 minus 9 plus 1. This is April, this is May, and this is June. Okay, 30 minus 1, 9, 21, 22. 22 plus 31 plus 5. 6 plus 2, 8 and 5. So you have been granted refund within 58 days. So no interest will be payable by government to Kulbhushan and Sons on this refund. If this 58 would have been 98, then you would have granted interest for those excess 38 days. I hope this is clear now. Okay, so this is the solution. You can refer the formal solution from the question bank or this material. This is ICI question. You can refer from there also. So here we complete with two types of assessment: self-assessment and provisional assessment. Clear? Now let us go to non-filers. Assessment of non-filers. Okay. Assessment of non-filers. Now non-filers means which type of returns they are not filing. This is a very important question. Okay, so section 62 only covers two types of returns which are not filed. Okay, which are those returns? First one is GSTR 3B or GSTR 3 or GSTR 10. I hope this is clear. GSTR 3B or GSTR 3 or GSTR 10. If you are not filing these returns, then only assessment can be undertaken under this section, that is section 62. I hope this is clear. If you are not filing GSTR 1, you cannot be assessed to tax under this section. Clear? Only if you are not filing GSTR 3B or GSTR 3 or GSTR 10, then only you are caught under this section. Clear? Now what is the procedure? See,
SMS to be sent to all registered person 3 days prior to return filing. Okay, if your return filing date is 28th, then government automatic SMS, that is automated SMS, will be received to you by 17th. Clear? What is the provision? When a registered person, see the wordings here. In the provisional assessment, there was a taxable person. Here, it is a registered person. Registered person does not file return under section 39 or section 45. Okay, a proper officer will be issuing notice under section 46 by asking him to furnish all the returns within 15 days of issuance of notice. Okay, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ऑफिसर को करना है, सेक्शन 46 के अंडर एक नोटिस इशू करना है. ठीक है, क्या नोटिस इशू करना है? That please file the pending returns within 15 days of this notice. Okay, if a registered person files the returns within 15 days of the notice, then this assessment cannot be undertaken. ठीक है, शो कॉज नोटिस भी इशू नहीं होगा अंडर सेक्शन 62. क्लियर? only this notice of filing return is sufficient. Okay, if a registered person does not file the return even after issuance of notice under section 46, the proper officer will issue a notice under section 62. Okay, so this is the first thing. If I am not complying with section 46 notice, then government will be issuing a notice under section 62. In this notice, government will be assessing my tax liability. Okay, and it will be doing best judgment assessment. Okay, and will be issuing a best judgment assessment order. Okay, so in this section 62, best judgment assessment will be taking place. Clear? It will be issuing a order, that is best judgment assessment order. Clear? So by issuing a best judgment assessment order, जैसे ही best judgment assessment order issue हो जाएगा, उसके भी 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैं सारे रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ध्यान देना, सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होगा. ओके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद विदिन 30 डेज अगर मैं सारे रिटर्न्स फाइल कर देता हूँ, देन दिस ऑर्डर विल बी विड्रॉन. दिस ऑर्डर कैन बी विड्रॉन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, however, if a person registered furnishes a valid return within 30 days of service of assessment order, then such assessment order shall be deemed to be withdrawn. I hope this is clear. Okay, सबसे पहला स्टेप क्या है? पहले तो आप रजिस्टर्ड पर्सन को एक नोटिस इशू करो कि भाई आपको रिटर्न फाइलिंग करना है 15 दिन के अंदर अंदर. अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आप जो भी आपके पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, जो भी आपके पास मटेरियल फैक्ट्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करो अंडर सेक्शन 62. क्लियर है? एंड जैसे ही आप सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करते हो, उसके 30 डेज के अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइलिंग कर देता है, then that best judgment assessment order can be withdrawn. Okay, it will be deemed to be withdrawn. I hope this is clear. Okay, now some important points. Section 62 is notwithstanding anything contained in section 73-74. The very important point, section 73-74 are for adjudication. Okay, in section 73 and 74 there is a provision for opportunity of being heard and mandatory issue of show cause notice. Okay, शो कॉज नोटिस इशू करता है सेक्शन 73. शो कॉज नोटिस मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को पूछा जाता है कि क्यों आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे. ठीक है, आपको पूछा जाता है कि आप क्यों रिटर्न फाइल नहीं करोगे, प्लीज शो अस अ कॉज. इसके लिए बोलते हैं उसको शो कॉज नोटिस. क्लियर है? तो जैसे ही शो कॉज नोटिस इशू होता है तो आपका आगे का प्रोसीडिंग चालू होता है सेक्शन 73-74 में. बट सेक्शन 62 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं. ठीक है, even if opportunity of being heard is not allowed, it is okay. Even if show cause notice is not allowed, it is okay. It is notwithstanding anything contained in section 73 or 74. Okay, so this is with the section 62. और एक बार रिपीट करता हूँ. सबसे पहला आपको रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस इशू करना है कि भाई रिटर्न फाइल करो 15 दिन में. अगर आपने फाइल कर दिया तो ठीक है, हम ऑर्डर पास नहीं करेंगे. अगर आप 15 दिन में नहीं करते हो तो हम ऑर्डर पास करेंगे. कौन सा ऑर्डर होगा? वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर. अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया हमने, उसके 15 दिन के अंदर उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर देते हो, देन हम उस ऑर्डर को विदड्रॉ कर लेंगे. अगर आप 30 डेज में, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स विद इन 30 डेज,
of service of assessment order, then the final, that is best judgment assessment order will be filed, that is final हो जाएगा वो। the best judgment assessment order के सामने आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? you can go for appeal, ठीक है, आप अपील कर सकते हो to first appellate authority। I hope this is clear। if you are not filing return within 30 days of service of this best judgment assessment order, you can go for appeal, ठीक है। आपके पास अभी रेमेडी क्या है? अपील। दिस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अगर 30 डेज में रिटर्न फाइल नहीं करते तो विड्रॉ नहीं हो सकता है, अपील ही फाइल करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपने अपील फाइल नहीं किया, अपील का टाइम लिमिट आपको याद है 3 मंथ्स, याद है 3 मंथ्स। अगर आपने अपील फाइल नहीं किया है, ठीक है, देन 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, टैक्स ड्यूज का पेमेंट नहीं किया, देन रिकवरी प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। ओके, रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ये ना पूरा इंटरलिंकिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, 30 डेज में रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, अभी क्या करोगे आप? यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर अपील। आप अपील में जाओ। अगर आप अपील में भी नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, और आपको पेमेंट भी नहीं करना है, देन गवर्नमेंट आपसे जबरन वसूली करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी प्रोसीडिंग्स। रिकवरी प्रोसीडिंग में आपका जो भी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, ये सारी चीज़ें आपसे मतलब वहाँ से रिकवरी हो सकता है, ठीक है। गार्निशी प्रोसीडिंग होता है या थर्ड पार्टी से हम पैसा ले सकते हैं जो आपको पेबल था, ठीक है। इस तरीके से रिकवरी प्रोसीडिंग्स होंगी। हियर वी कंप्लीट विद द थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट, दैट इज असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर्स। नॉन फाइलर्स ऑफ विच रिटर्न? GSTR 3B, GSTR 3 और GSTR 10। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, GSTR 10 इज अ फाइनल रिटर्न। जब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? ध्यान देना। फेल्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है। भी फेल्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मतलब कि वो लायबल तो था, फिर भी उसने अप्लाई नहीं किया, वो इस सिचुएशन में फॉल करेगा। दैट पर्सन विल बी इन द एम्बिट ऑफ दिस प्रोविजन। नेक्स्ट सिनेरियो इज whose registration has been cancelled, okay, and the liability is arising, okay, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है एंड लाइबिलिटी अभी आ रहा है उसके ऊपर, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन उसका असेसमेंट हो सकता है अंडर दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 63। नोटिस विल बी इशूड टू द डिफॉल्टर सीकिंग रिप्लाई विद इन 15 डेज। ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा, ठीक है, एक नोटिस इशू करेगा एंड उस नोटिस को रिप्लाई आपको करना है 15 डेज के अंदर अंदर। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। क्लियर है? पहले नोटिस इशू करता है, देन असेसमेंट ऑर्डर पास होता है। क्लियर? तो असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है, ध्यान देना। असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट इज 5 years फ्रॉम ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिफॉल्ट रिलेट्स। मतलब अगर आपका डिफॉल्ट 17-18 का है तो 17-18 का एनुअल रिटर्न का जो भी ड्यू डेट होगा उधर से 5 साल में आपको इन अनरजिस्टर्ड पर्सन्स का असेसमेंट करना है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, समझ में आई बात? ओके, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का भी यही टाइम लिमिट था, दैट इज 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। सेम। नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। अभी ना सेक्शन 63 में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी अवेलेबल। क्लियर? नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स मतलब रिटर्न्स के अंदर अगर डिस्क्रेपेंसी है तो ही आपका नोटिस इस सेक्शन में इशू हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर इस सेक्शन में हो सकता है कब? जब आपके रिटर्न्स के अंदर डिस्क्रेपेंसी है। GSTR 1 में सेल अलग है, GSTR 3B में सेल अलग है। क्लियर है? सो ऐसे सिनेरियोस में स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के अंडर आपका ऑर्डर इशू होगा। क्लियर है? प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनाइज द रिटर्न furnished to verify the correctness of return filed, okay, and informs the discrepancy। अब जो डिस्क्रिपेंसी आपको कम्युनिकेट किया है किसने? प्रॉपर ऑफिसर ने। उसको आपको रिप्लाई करना है विद इन 30 days फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। ओके, अगर एक्सप्लेनेशंस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बरोबर से मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, देन प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? वो ऑडिट्स करवा सकता है, दैट इज डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66। ठीक है, या तो फिर आपको
शो कॉज नोटिस इशू करेगा फॉर रिकवरिंग दोज टैक्सेस। आपको डिमांड नोटिस इशू होगा अंडर सेक्शन 73 और 74। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इंस्पेक्शन भी हो सकता है, सर्च सीजर भी हो सकता है। क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स, सेक्शन 65, 66, 67, 73 और 74 इनमें से कोई भी एक ऑप्शन प्रॉपर ऑफिसर सिलेक्ट कर सकता है फॉर रिकवरिंग द टैक्सेस ड्यू फ्रॉम यू इफ द explanations provided by you are not acceptable. I hope this is clear now. Okay, next one is summary assessment. That is last type of assessment, summary assessment. It is also called as protective assessment. जब ऑफिसर को लगता है कि ये पर्सन भागने वाला है, या तो अगर हमने इस टाइम पर, इस मोमेंट पर अगर हमने असेसमेंट नहीं किया तो ये पर्सन से हमारा टैक्स लायबिलिटी छूट जाएगा, ये पर्सन भाग जाएगा। ठीक है, सो इन दिस सिनारियो गवर्नमेंट कैन रिजॉर्ट टू समरी असेसमेंट, प्रॉपर ऑफिसर कैन रिजॉर्ट टू समरी असेसमेंट, दैट इज प्रोटेक्टिव असेसमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या डिपार्टमेंट, दैट इज ऑफिसर, समरी असेसमेंट तभी इनिशिएट कर सकता है जब टाइम लिमिट खत्म होने वाला है, तो फटाफट कर दो, ऐसा कर सकता है क्या? आंसर इज नो। ही शुड हैव अ प्रॉपर एविडेंस और द रीज़न टू बिलीव, एंड उसके पास परमिशन भी होना चाहिए एडिशनल कमिश्नर या तो फिर जॉइंट कमिश्नर का, बिफोर रिजॉर्टिंग टू द प्रोटेक्टिव असेसमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये कोई मामूली असेसमेंट नहीं है, ये काफ़ी सोचा समझा हुआ मूव होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या, इफ़ ही इज़ गोइंग टू लीव इंडिया विद इन सम डेज एंड ऐसा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिला है, देन प्रॉपर ऑफिसर कैन डू द प्रोटेक्टिव असेसमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड व्हेन प्रॉपर ऑफिसर हैज़ द एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ही कैनॉट टेक द रूफ दैट टाइम लिमिट इज गोइंग टू एक्सपायर फॉर दिस असेसमेंट। ओके, 5 साल खत्म होने वाला है तो हम अभी फटाफट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए दैट टैक्स लायबिलिटी, दैट देयर माइट बी अ टैक्स लायबिलिटी हो सकता है, एंड अगर हमने फटाफट काम नहीं किया तो ये पर्सन भाग सकता है। ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए उनके पास, तब जाके वो समरी असेसमेंट को रिजॉर्ट कर सकता है। क्लियर है? द प्रॉपर ऑफिसर must obtain the prior permission of additional or joint commissioner to assess the tax liability summarily. Okay, the proper officer must have sufficient ground to believe that any delay in passing assessment order would adversely affect the interest of revenue. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू अफेक्ट हो जाएगा अगर आपने फटाफट ऑर्डर पास नहीं किया तो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक असेसमेंट। ठीक है, फास्ट ट्रैक असेसमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। क्लियर है? ओके, इफ़ अ सप्लायर ऑफ गुड्स इज़ नॉट असर्टेनेबल, जिसने गुड्स को सप्लाई किया है वो पर्सन नहीं मिल रहा है, सो जिस पर्सन के पास गुड्स है उसको भी हम असेस कर सकते हैं, उसको ही विल बी डीम्ड टू बी अ असेसी। ओके, वो असेसी माना जाएगा एंड समरी असेसमेंट उस पर्सन के ऊपर किया जाएगा। क्लियर? असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विथड्रॉन इफ फाउंड एरोनस ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय पर्सन विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट और ऑन ओन मोशन। क्लियर है? असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, ठीक है, बाद में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने रिप्लाई किया कि भाई आपने समरी असेसमेंट कैसे कर लिया, आपके असेसमेंट ऑर्डर में मिस्टेक है। ठीक है, अगर मिस्टेक है सो इन दिस केस within 30 days this order can be withdrawn. Clear है बात? समझ में आई? Okay, so here we complete with the assessment area. Now we are coming to audits area. Audit under GST. So basically there are 3 types of audit under GST. November 2018 में एक क्वेश्चन आया था, what are the types of audit under GST? Audit means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by a registered person under this act or rules to verify correctness of turnover declared. ध्यान देना, ऑडिट्स होते क्यों हैं? अभी जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो कौन करता है? रजिस्टर्ड पर्सन करता है। ठीक है, उसको कोई सर्टिफाई नहीं करता और खुद के हिसाब से कर सकता है, बट उस जो रिटर्न फाइलिंग होती है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए there should be some authority. Okay,
there should be some authority which will be verifying the correctness of what has been shown in returns, what has been declared as turnover, what has been claimed as ITC, ठीक है। तो इन सब का वेरिफिकेशन करने के लिए ऑडिट्स होती है, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर ऑडिट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर जीएसटी, ओके। ऑडिट का डेफिनेशन इस बार आपको दिया गया है, पहले ऑडिट का डेफिनेशन नहीं होता था, सर्विस टैक्स रेजिम में ऑडिट का डेफिनेशन नहीं होता था, क्लियर है। सिंस जीएसटी इज अ ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम, रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्सेस, ये हमने ऑलरेडी देखा अभी। नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। फर्स्ट वन इज ऑडिट बाय CA/CMA इन प्रैक्टिस, क्लियर है। अब ये जो CA/CMA होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है, मैनेजमेंट विल बी अपॉइंटिंग अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट चूज करेगा अपना CA, मैनेजमेंट चूज करेगा अपना CMA जो प्रैक्टिसिंग होंगे, क्लियर है। नाउ दिस इज द ऑडिट मैंडेटरी अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 रेड विथ सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 80 सब रूल 3, क्लियर है। अब ये ऑडिट कब होता है? जब टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड हो जाता है। पर फ्रॉम FY 1920 अगर आपका टर्नओवर 5 CR एक्सीड कर जाता है, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर, इफ इट इज एक्सीडिंग 5 CR देन ऑडिट विल बी अंडरटेकन बाय CA/CMA, ठीक है। हु इज द ऑडिटर? CA/CMA अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट इज द ऑडिटर। अब इसका आउटकम क्या है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑडिट? इट इज कंप्लायंस, प्रॉपर कंप्लायंस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पर मैनेजमेंट ने टैक्स पेमेंट करना भूल गया, ठीक है। सो CA आइडेंटिफाई करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? टैली में जाएगा, फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर्स में जाएगा, उसमें डिलीशंस चेक करेगा। तो डिलीशंस जो भी हुआ है मींस उन्होंने सेल किया है या तो स्क्रैप आउट किया है, तो सेल के ऊपर दैट इज फिक्स्ड एसेट के डिस्कार्ड करने पर आपको GST भरना पड़ता है एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 रेड विथ रूल 44, क्लियर है क्या? सो फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट निकाला, तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लायंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्लायंस कैन बी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर कैन बी n नंबर ऑफ कंप्लायंसेस। अनदर एग्जांपल कैन बी if your client is engaged in providing exempt supplies but he has not reversed ITC as per rule 42 and 43, so you can ask him to reverse the ITC along with applicable interest, okay, under rule 42 and rule 43। तो जो भी है कंप्लायंस हो जाएगा आपका, जो टैक्स पेएबल होगा या टैक्स रिफंडेबल होगा वो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, क्लियर। व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज 31 December ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल 1920, तो 1920 का आंसर होगा 31 December 2020, क्लियर। द ऑडिट बाय CA/CMA which is appointed by management। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट आर बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के फेवर में होगा, ये मतलब गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करता है ऑडिट्स के लिए। सेक्शन 65 ऑडिट दैट इज टैक्स अथॉरिटीज। अब ये टैक्स अथॉरिटीज हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कमिश्नर की, ठीक है। तो कमिश्नर क्या करता है? रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पर विजिट करेगा, ठीक है, विजिट करेगा एंड वहाँ पर ऑडिट करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक बात का, विजिट करने से पहले आपको कमिश्नर 15 डेज का नोटिस देगा कि भाई हम आने वाले हैं, प्लीज़ हमको इस साल का डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। फॉर एग्जांपल 17-18 के लिए हम ऑडिट करने आ रहे हैं, ठीक है। देयर कैन बी 17-18, 18-19, 19-20, तीनों सालों का एक साथ भी करने के लिए आ सकते हैं वो लोग, ओके। So 15 days prior notice shall be given by the commissioner to the registered person that they are coming for auditing, okay। ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, उसका इंटीमेशन देना पड़ेगा कमिश्नर को 15 days prior to the commencement of audit, okay। अब ऑडिट जो है वो कौन करने वाला? कमिश्नर करेगा या तो फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर हु इज ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर, ओके। अगर टैक्स पेएबल निकलता है, ठीक है, टैक्स पेएबल, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ, कुछ सिनेरियोस आपको मैं बताता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने भी हैंडल किया हुआ है। टैक्स अथॉरिटीज़ का जो ऑडिट होता है उसमें कमिश्नर आपका बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस, ये सबसे गो थ्रू करता है, ठीक है ना। वो क्या चेक करते हैं? वो लोग ना आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, चेक करेंगे फॉरेन पेमेंट्स, ठीक है, फॉरेन पेमेंट्स। अब फॉरेन पेमेंट्स मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स या तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो चेक करेंगे ट्रांजैक्शन क्या है। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो आपने उतना RCM में पेमेंट किया कि नहीं किया, ठीक है। उनका ना बहुत ब्रॉड व्यू होता है, ठीक है। अगर आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हो तो वो गुड्स का वो सैंपल लेंगे, उसका HSN फाइंड करेंगे एंड उस पर रेट ऑफ टैक्स फाइंड करेंगे, क्लियर है।
एंड चेक करेंगे आपने उसी रेट ऑफ टैक्स पे पूरे साल में टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया. सो दे आर वेरी वेरी मतलब लुकिंग फ्रॉम अ वेरी मैक्रो पर्सपेक्टिव. ओके, एकदम एक एक रिटर्न में से ये फाइल किया कि नहीं, ऐसा नहीं. मैक्रो पर्सपेक्टिव चेक करते हैं वो लोग. क्लियर. इफ टैक्स इज फाउंड पेएबल इट वुड बी डिमांडेड अंडर सेक्शन 73 और 74. 74 is 73 is other than fraud, 74 is for fraud. Okay. व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट दिस ऑडिट? ये ऑडिट को खत्म करने का टाइम लिमिट क्या है? तो आंसर इज 3 months, नॉट 90 days. ध्यान देना, 3 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. 3 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट? ठीक है. सो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मतलब जिस दिन ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तो डॉक्यूमेंट्स दिया गया, ठीक है, वो दिन, और जो दिन ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर ऑडिट इनिशिएट कर रहा है वो दिन, विच एवर इज लेटर, ठीक है, उस दिन से आपका कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट चालू हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आई बात? 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. ओके. एंड एक्सटेंशन ऑफ 6 months इज पॉसिबल. एक्सटेंशन ऑफ 6 month इज पॉसिबल मतलब 3 महीने में अगर ऑडिट नहीं होता है तो 6 months का आपको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है. ओके. 15 days प्रायर नोटिस, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था. ओके. अदर पॉइंट्स. फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, जो भी ऑडिट में ऑब्जर्वेशंस होती है टैक्स अथॉरिटीज़ की, दैट इज कमिश्नर की या तो एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर की, वो उनको रजिस्टर्ड पर्सन को बतानी है विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट. क्लियर है? विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट जो कमिश्नर है उसको क्या बताना है कि हमारा ये ऑब्जर्वेशंस है, आपको इसके ऊपर रिप्लाई करना है. अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम सेक्शन 73 के अंडर आपको शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे. ठीक है. देन आप शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करना. एंड इफ आई एम सेटिस्फाइड विद द शो कॉज नोटिस देन ओके, देन आई विल पास एन असेसमेंट ऑर्डर. क्लियर है? असेसमेंट ऑर्डर पास करते ही आपके पास क्या रेमेडी आ जाता है? अपील फाइल करो. क्लियर है? अगर अपील आप फाइल नहीं करते हो विद इन टाइम लिमिट देन रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 79. क्लियर. नेक्स्ट इज स्पेशल ऑडिट. अब स्पेशल ऑडिट क्यों कराई जाती है पहले वो समझो, एंड कौन करता है. स्पेशल ऑडिट करते हैं सीए और सीएमए. But in this case, these CA CMA are not appointed by management. These are nominated by these are nominated by commissioner. ठीक है. ये जो CA CMA होते हैं वो कमिश्नर नॉमिनेट करता है. ठीक है, कि भाई ये CA लोग हैं, ये लोग आपका ऑडिट करेंगे. ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन का. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा. सो आंसर इज, जब भी कोई प्रोसीडिंग्स में there is a difficulty in understanding the transaction or the books of accounts are more voluminous, बहुत ज़्यादा books of accounts है, then the officer not below assistant commissioner can direct the registered person to get his books of accounts audited by the CACMA which is nominated by commissioner. ठीक है, नॉमिनेट कौन करेगा? कमिश्नर करेगा. असिस्टेंट कमिश्नर या तो फिर उसके ऊपर के रैंकिंग वाला पर्सन दैट इज ऑफिसर बोलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, प्लीज गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय दीज CAs हु आर नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर. क्लियर है? तो जो CA है वो किन के आदमी लोग हैं? गवर्नमेंट के आदमी लोग हैं. क्लियर है? वो लोग क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे, स्पेशल ऑडिट. अब स्पेशल ऑडिट ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने GST ऑडिट सेक्शन 44 सेक्शन 35 में किया तो स्पेशल ऑडिट नहीं करना, ऐसा नहीं. Even if audit is conducted under any other act, special audit can be conducted. I hope this is clear. Okay. Now the procedure remains same. अगर टैक्स पेबल आता है तो सेक्शन 73 74 के अंडर नोटिस इशू हो जाएगा. क्लियर है? उसका रिप्लाई करो, ऑर्डर इशू हो जाएगा फाइनल, जिसमें आपका एक्सेप्टेंस भी हो सकता है जो भी आप बोल रहे हो, या तो अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आप आगे फाइल करो अपील टुवर्ड्स द अपीलेट अथॉरिटी. एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट दिस ऑडिट? नाउ हियर इट इज 90 days. यहाँ पर 3 महीना नहीं है, यहाँ पर कितना है? 90 days है. 90 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. क्लियर है? नाउ एक्सटेंशन ऑफ 90 days इज पॉसिबल, दैट इज 90 + 90. क्लियर? यहाँ पर 6 months का एक्सटेंशन था, यहाँ पर 90 days का एक्सटेंशन है. ओके. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एग्जामिनेशन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स शैल बी बोर्न एंड पेड बाय डिपार्टमेंट. जो भी CA का फीस होगा for this kind of audit will be paid by department, and assessee will not be liable to pay any kind of fees to the CA who are doing this special audit. I hope this is clear now. Okay, so let us quickly go through the chapter quickly.
सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, हर कोई अपना सेल्फ असेसमेंट खुद को करना है, क्लियर है। रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपको टैक्सेस का पेमेंट करना है, आईटीसी लेना है, सब आपको खुद को करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 60। सेक्शन 60 इज फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट तब कर सकते हैं जब वैल्यू ऑफ सप्लाई या तो फिर रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। आप अप्लाई करोगे, उसके 90 डेज में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा प्रॉपर ऑफिसर। आपको ऑर्डर मिलने के 6 मंथ्स के अंदर उसको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, क्लियर है। फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में क्या आएगा, फाइनल लायबिलिटी। अगर प्रोविजनल लायबिलिटी आपने कम पेमेंट किया है, फाइनल लायबिलिटी ज़्यादा आ रहा है, तो जो डिफरेंशियल लायबिलिटी है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ प्रोविजनली असेसमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स का ड्यू डेट। ओके, फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ का लायबिलिटी था, 21 फरवरी से हम काउंट करेंगे। कब तक आपको इंटरेस्ट पे करना है, अप टू द डेट यू आर पेइंग दिस एक्सेस लायबिलिटी, क्लियर है। ओके, एंड इंटरेस्ट कौन से रेट पे करना है, 18% पे करना है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर आपको फाइनल असेसमेंट में कम लायबिलिटी डिटरमाइन हुआ पर प्रोविजनली आपने ज़्यादा पेमेंट किया था, तो जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा। कब, कितने टाइम में रिफंड देगा, 60 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन फॉर रिफंड डेट, नॉट फ्रॉम फाइनल असेसमेंट डेट। आई होप दिस इज क्लियर। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के दिन से 60 डेज नहीं, आपके अप्लाई करने से 60 डेज में गवर्नमेंट ने आपको रिफंड देना है। अगर गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग यू रिफंड विद इन दिस टाइम लिमिट, then interest will be paid by the government at the rate of 6% from 61st day till the date on which government is making you payment a refund of taxes. Okay, assessment of non filers। नॉन फाइलर का असेसमेंट जो होता है, वो नॉन फाइलर कौन होता है, नॉन फाइलर जो होते हैं वो 3B3 या तो फिर GSTR 10 रिटर्न जिन्होंने फाइल नहीं किया वो नॉन फाइलर्स है। व्हाट इज द प्रोसीजर, सेक्शन 46 में पहले नोटिस इशू करना है। क्या नोटिस इशू करना है, 15 डेज में रिटर्न फाइल करो। अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हो तो वेल एंड गुड, ओके। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होगा अंडर सेक्शन 62। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अगर आप वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हो, देन दैट असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विथड्रॉन। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, देन फाइनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा, पास हो गया है पहले ही, ठीक है। आपके पास अभी रेमेडी क्या है, अपील में आप जा सकते हो, क्लियर है। अगर आप अपील में नहीं गए, टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, कंडोनेशन जो 1 मंथ का है वो भी एक्सपायर हो गया, देन रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 79, क्लियर है। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या तो जिसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, बाद में लायबिलिटी आई, उनका उनका असेसमेंट कौन से सेक्शन में होगा, सेक्शन 63 में होगा, क्लियर है। एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर एंड द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 63, 5 ईयर्स फ्रॉम द जो डेट एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है उधर से 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स मतलब कि रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसी है GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर, या तो फिर कोई भी रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसी फाउंड होता है, देन प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू अ नोटिस सीकिंग योर रिप्लाई विद इन 15 डेज। अगर आप विद इन 30 डेज, रियली सॉरी, विद इन 30 डेज अगर आप उसका रिप्लाई कर देते हो प्रॉपरली, देन ओके। अगर आप रिप्लाई प्रॉपरली नहीं करते हो, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं देते हो, देन प्रॉपर ऑफिसर कैन रिजॉर्ट टू ऑडिट, दैट इज सेक्शन 65-66 वाला, या तो फिर इंस्पेक्शन के लिए भेज सकता है पर्सन को, या तो 73-74 के अंडर आपको नोटिस इशू कर देगा। देन वी आर कमिंग टू द समरी असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव असेसमेंट। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि टाइम पर असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया तो इट कैन बी अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सो इन दैट केस समरी असेसमेंट ऑर्डर कैन बी पास्ड। ओके, क्लियर है। अगर सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं मिल रहा है तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द गुड्स कैन बी हेल्ड एज असेसी एंड उसके ऊपर समरी असेसमेंट किया जाएगा, क्लियर है। अगर समरी असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया हुआ है वो एरोनस निकला, ठीक है, तो विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग दैट एरोनस ऑर्डर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज प्रॉपर ऑफिसर कैन विड्रॉ दैट ऑर्डर। नेक्स्ट इज ऑडिट्स अंडर GST। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड, टर्नओवर डिक्लेयर्ड, ITC क्लेम्ड, ये सब, ठीक है। CA में अभी सबसे पहला ऑडिट है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, रेड विथ सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 और रेड विथ रूल 80 सब रूल 3। इसमें जो ऑडिट होते हैं वो CA में करते हैं जो लोग प्रैक्टिसिंग है, क्लियर है। इट इज़ कॉल्ड एज GST ऑडिट। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जाता है उसको ऑडिट करवाना है, ठीक है। उसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटी मीन्स कमिश्नर। कमिश्नर कैन ऑडिट अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऑडिट करने से पहले उसको 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट कंप्लीट कितने टाइम में करना है और कौन करेगा, कमिश्नर ऑडिट करेगा या तो फिर ऑफिसर जो कमिश्नर ने ऑथोराइज किया है वो ऑडिट करेगा, ठीक है।
अगर टैक्स पेबल आता है तो उसको सेक्शन 73 या तो 74 में डिमांड रेस किया जाएगा एंड उसका पेमेंट करना है, एक्सेप्ट करना है, या तो फिर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा एंड आप उसके सामने अपील फाइल करो। क्लियर है? ऑडिट कितने टाइम में खत्म करना है? 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट डेट। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मीन्स व्हाट? जो दिन ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला तभी, या तो फिर जिस दिन उसने प्लेस ऑफ बिजनेस पर फिजिकली ऑडिट किया, विच एवर इज लेटर से 3 मंथ्स काउंट होगा। उन 3 महीनों में उसको ऑडिट खत्म करना है। अगर नहीं होता है तो फर्दर एक्सटेंशन कैन बी पॉसिबल ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर 6 मंथ्स। ओके, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको कम्युनिकेट करना है टू द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट इज डन बाय CA CMA हु आर नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। ओके, एंड द असिस्टेंट कमिश्नर और above ranking officer will direct the registered person to get his books of account special audit by CA CMA in practice nominated by commissioner। ओके, एंड जो भी अगर पेएबल आता है तो सेक्शन 73 74 में नोटिस इशू हो जाएगा। ठीक है, 73 इज फॉर अदर देन फ्रॉड केसेस, 74 इज फॉर फ्रॉड केसेस। कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना? 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। यहाँ पर 3 महीना नहीं 90 डेज है। क्लियर है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन 3 मंथ्स एंड 90 डेज। आप लोग को मालूम होगा, मुझे मालूम है। 90 डेज में अगर ऑडिट नहीं होता है तो 90 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल है। एंड जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का एक्सपेंडिचर है फॉर कंडक्टिंग दिस ऑडिट shall be borne and paid by department। I hope this is clear। Here we complete with the revision of assessment and audit under GST। Thank you very much for your valuable time।